कमाल का जज्बा रखते हैं फौजी भी, जीने का शौक रखते हैं और शहीद होने की इच्छा। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप झुंझुनू के शहीद पार्क में मौजूद हाँ और बिको कारण यू है कि जहाँ 14 फरवरी है बा पास में आ रही और 14 फरवरी को नाम लेतानी आखी बंदम जकी हो जाए कारण पुलवामा अटैक है 14 फरवरी 2019 जज जज जहन में आवे तो रूह है जकी कांप उठी। 40 जवान है अपने भारत का शहीद होगा आतंकी हमला में। और आज भी के बारे में बातचीत करा क्योंकि 14 फरवरी जही नजदीक आवे लोगों के मन में विषय बन जाए है, चर्चा को विषय बन जाए है कि कया पुलवामा अटैक हो के कुछ कारण रहा। तो आज अपने साथ सर मौजूद ही पर से जानकारी लांगा कि कुछ जद होयो। सर पहले तो तारो थोड़ा सा परिचय दे दो भी के साथ थे फौज में कद ला गया और जब पुलवामा अटैक हो तो थारी पोस्टिंग कटेगी। देखो, मेरा नाम, मैं सभी दर्शकों को जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। मैं एक्स ग्रेनेडियर सेना मेडल रविंदर सिंह निर्वाण, शेखावटी, झुंझुनू, राजस्थान से 2004 में मैं सेना में भर्ती हुआ था और 2021 में मैं रिटायर हुआ। 2017 से लेके 2021 तक मैं 55 RR पुलवामा में पोस्टेड था। पुलवामा का नाम लेते ही सबके दिमाग में, आपने जैसे बोला कि सबके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं जी। तो मैं उसी के ऊपर बता दूं कि जो पुलवामा हमला करने वाले थे, जो पाकिस्तानी आतंकी थे, उनको मारने वाली टीम का हिस्सा हूँ। जो अब्दुल रशीद गाजी और कामरान, अच्छी तरीके से आप लोगों ने उनके नाम सुने होंगे, जो 18 फरवरी को मारे गए थे, उनको मारने वाली टीम का हिस्सा हूँ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य उस एनकाउंटर में ऐसा था कि उनको मारने में मेरी क्यूआरटी के 4 जो है साथी शहीद हुए, जिनमें हमारे कंपनी कमांडर साहब मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल साहब शौर्य चक्रा, वो शहीद हुए। एक दूसरे जो हमारे क्यूआरटी के सीनियर थे, हवलदार शिवराम गुजर, जो झुंझुनू से ही हैं, टीबा बसई से, सेना मेडल, वो शहीद हुए। और तीसरा सेना मेडल अजय चौधरी और चौथा शौर्य चक्र हरि सिंह चौहान। एक साथी जो है हमारा घायल हुआ। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जब हुआ, उसके 4 दिन बाद यानी कि 18 फरवरी 2019 को उनको, जो हमलावर थे, वैसे तो वो 4 ग्रुप में अलग अलग जगह मरे हैं, लेकिन पहला ग्रुप जो उनका मरा, जो उनके टॉप कमांडर थे, उनको मारना एज ए सैनिक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन एज ए आर्मी ट्रूप्स, एज ए पार्टी, हमारे लिए वो जिंदगी में, या मानो एक फौज के अंदर, सबसे बुरा दिन था। कि हमने, अगर आप देसी लहजे में समझो, कि हमने अपने माई बाप खो दिए, कि हमारे कंपनी कमांडर साहब भी शहीद हो गए और हमारे क्यूआरटी एनसीओ भी शहीद हो गए। और उस दिन हम अनाथ की तरह थे। और जब वापिस आए एनकाउंटर से, तो अपने शहीद साथियों का पार्थिव शरीर घर भेजा। और उसके बाद एक आर्मी की ड्रिल होती है। एनकाउंटर कटे करोगे को कौन सी जगह है? पिंगलाना गांव है, जो 55 RR के उसमें आता है। और वैसे वो जो पुलवामा अटैक जो हुआ था लेथपुरा में, उससे लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। वो 14 फरवरी से 18 फरवरी तक वहीं छुपे हुए थे। यानी आतंक मचायो पुलवामा वो मचा के और पिंगलाना गांव में जाके छुपा हा। बिल्कुल। और वहां उनको मारने के बाद में उनके जब बिस्तर फोल्ड जब हमने किए अपने साथियों के, शहीद साथियों के, तो मैं समझता हूँ कि एक सैनिक के लिए अपनी जिंदगी में सबसे बुरा दिन वो होता है, क्योंकि अपने ही शहीद साथी का बिस्तर फोल्ड, एक आर्मी की ड्रिल है। और दुर्भाग्य से, मैं ये दुर्भाग्य बोलूंगा कि मैं जो बचे हुए साथी थे उनमें सीनियर था और मुझे वो करना पड़ा। तो उनके बिस्तर फोल्ड किए। सीओ साहब ने मुझे बोला कि आप क्यूआरटी एनसीओ शहीद हो चुके हैं, उनका चार्ज लो। तो जो आर्मी पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझेंगे कि हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है। जैसे कोई किसी चीज़ को हैंड ओवर करता है, तो हैंडिंग ओवर जो थे वो शहीद हो चुके थे, और टेकन ओवर जो है वो मैंने सिग्नेचर किए थे। हैंडिंग ओवर की जगह पोस्टमस यानी कि शहीद लिखा हुआ था। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। हैंडिंग ओवर मेरे ख्याल से ये चीज ने कैस कहा वा साधारण भाषण कहा तो जगह उच्च अधिकारी है उनकी पोस्ट ही जो उनका राइट सब थाने दिया गया है। नहीं, कंपनी कमांडर साहब शहीद हो गए थे उस समय। अफसर जो हैं और भी उस एनकाउंटर में 3 हमारे जो है अधिकारी और भी इंजर्ड हुए थे। तो हमारे पास उस समय अफसर साहब नहीं थे। और जो है वो सिटिंग एक कंपनी कमांडर साहब जो है 2 कंपनियों को देख रहे थे। और जो क्यूआरटी एनसीओ, जो क्यूआरटी का सीनियर होता है, वो मुझे उस टाइम लगाया गया। और जब सीओ साहब ने मुझे अपॉइंट किया तो मैं उस समय हवलदार नहीं था।
लेकिन उस समय हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमारे पास सोचने का समझने का टाइम भी नहीं था। सीओ साहब ने ये बोला था कि ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें नंबर 13 भी आ सकता था, मेरा भी आ सकता था, हमारा यही काम है, इसीलिए हमें डिप्लॉय किया गया था। तो मोरल डाउन नहीं करना, अपने लड़कों का मोरल अप करके रखना। तो मैंने साहब को यही बोला कि साहब मैं मोरल डाउन नहीं है, गुस्से में हूं कि मैं इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया, हम अनाथ हो गए, आधी केवाटी हमारी खत्म हो गई, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो सीओ साहब ने ये बोला कि ऐसा नहीं है, तुम्हें मौका मिलेगा। जो इस घटना को करने में आपने अगर अच्छी तरीके से, जिसका मैं अभी नाम लेने जा रहा हूँ, वो आदमी था, मतलब पूरे कश्मीर में अगर हम बात करें तो आप इस सभी दर्शकों ने अच्छे तरीके से 2016 में बुरहान वानी, जो हिजबुल का टॉप कमांडर था और जे.एंड.के में आतंक का पोस्टर बॉय था, उसको मारने के बाद में जो कश्मीर में लोकल मिलिटेंसी के नाम से एक नाम था, जो उसके बाद पोस्टर बॉय था, वो था रियाज अहमद नाइकू, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशनल कमांडर, जो पाकिस्तान की आईएसआई और सईद सलाउद्दीन से हैंडल होता था। उसका नेटवर्क वो 2012 से एक्टिव था कश्मीर में, और उसने खुद, मतलब चीफ था वो, उसके पास हवाला से फंडिंग होती थी, उससे वो हथियार खरीदता था, लड़कों का ब्रेन वॉश करता था लोकलिटी के नाम से, और उसके ब्रेन वॉश किए हुए लड़के अलग अलग ग्रुपों में जाके टेररिस्ट बनते थे और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें दर्जनों ऐसी घटनाएं थी जिसमें हमारे हमारे सैकड़ों जवान जो है वो शहीद हो चुके थे। तो सीओ साहब ने ये बोला कि अगर वो हमारी कंपनी के इलाके में था, कि अगर आप इसको टारगेट करते हो, जो हमारे, जो तेरे शहीद साथी थे उनका टारगेट था, तो तू इनको अगर इसको फंसाने में और इसको मारने में अगर कामयाब होते हो तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और जो सैकड़ों जो जवान शहीद हो चुके हैं उनके साथ इंसाफ होगा, और आने वाले समय में हम दर्जनों ऐसी घटनाएं जो है उनसे बच पाएंगे। तो फरवरी 2019 के बाद 15 महीने तक हमने मेहनत की, बहुत बार उसके बिल्कुल क्लोज गए, लेकिन नहीं फंसा पाए। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, पूरी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए सरदर्द था। आप सोचो, उस एनकाउंटर को हेली के द्वारा लाइव देखा गया था, पूरा कश्मीर बंद था, मतलब सब पूरा लोकल में ही कश्मीर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उसका बनाया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। लेकिन उसको भी मैंने मेहनत की, टीम ने हमारी ने बहुत मेहनत की, हमारे पास कंपनी कमांडर साहब आए, हमने सब ने एक नेट पे होकर के हमारे सीओ साहब के साथ मेहनत की, और उसका नतीजा हमें मिला 6 मई 2020 को। गया। उसको रियाज नाइकू और उसके जो साथी था टॉप कमांडर, उसको उसी के गांव बेगपुरा में हमने 2 दिन के केसों के बाद बिना किसी अपनी कैजुअलिटी के उसको ढेर कर दिया। और उसी एनकाउंटर पे जो उनका टॉप था, उसी एनकाउंटर पे मुझे और मेरे 2 साथियों को सेना द्वारा सेना मेडल मिला। वो सेना मेडल के साथ ही साथ जो थारा साथी हा बनके शहीद बनना कर दियो गयो, ढेर बनना कर दियो गयो, कड़े ना कड़े बा खुशी भी मेडल से ज्यादा खुशी शायद भी बदले की होगी। देखो, हमारे लिए एक ड्रिल है आर्मी की, कि आप एनकाउंटर कर रहे हो, उसमें टेररिस्ट मार रहे हो, तो आपको एक ये अवार्ड जो दिए जाते हैं, जी। इसके लिए कोई सैनिक काम नहीं करता है, और ये किसी का टारगेट नहीं होता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी ये थी कि उस दिन हम बिना किसी अपनी कैजुअलिटी के उनको मार पाए। अगर आपने 10 टेररिस्ट मारे, एक जवान अगर शहीद हो गया, तो मेरे हिसाब से उस अचीवमेंट का या उस ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि जब मैं सीनियर रहा, वैसे मैं पूरे टेन्योर में, आरआर में जब मैं रहा, तो टोटल 14 लाइव एनकाउंटर में भाग लिया है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे गए। और मेरी खुद की कंपनी ने, हमने खुद ने अपनी टीम के साथ मिलकर के 5 एनकाउंटर किए हैं, जिनमें एक वो टॉप कमांडर भी था। लेकिन किसी भी एनकाउंटर में हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मेरे लिए अचीवमेंट सबसे बड़ी वो है कि मेरे किसी भाई का और मेरी किसी माताओं बहनों का परिवार नहीं उजड़ा। यह सबसे अच्छी और सबसे जाबाज पूर्वक बात है कि इतना हौसला ही, इतना हिम्मत जगह राखी कि ढेर आतंकियान कर पाए और अपनी बिना कैजुअलिटी के, सबसे अच्छी बात है। अभी सर एक चीज हो रही है, पुलवामा अटैक का इर्द गिर्द कौन कौन सी हैं की चीजें हुई जो कि थान पता हुई, कौन सो टाइमिंग हो जब पुलवामा अटैक हुई? देखो, वैसे ये लोकल न्यूज चैनल है, लेकिन मुझे आर्मी से संबंधित बातें करनी है, जो डिफेंस लैंग्वेज है उसमें करनी पड़ेगी, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ये चीज़ें। पुलवामा हमला, उसके इर्द गिर्द का घटनाक्रम आप समझो कि कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, तो आपको जल्दी से ये समझना पड़ेगा कि किसने करवाया और कैसे हुआ। सन 2000 में, 1999 में जो कंधार हाईजैक हुआ था, उसमें एक आतंकी छोड़ा गया था 3 आतंकियों के साथ में, मौलाना मसूद अजहर, अच्छी तरीके से सब लोगों ने नाम सुना है। उसने सन 2000 में पाकिस्तान के कराची में एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया, जिसका नाम था जैश ए मोहम्मद।
और 2000 से लेकर के 2019 पुलवामा हमले तक उस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान से बैठे हुए यहाँ पे आतंकी भेज करके यहाँ के लोगों को भड़का करके 30 से ज्यादा बड़े हमले वो कर चुका है अभी तक, जिनमें संसद हमला, जेएंड के असेंबली पे हमला, बीबी कैंट श्रीनगर में हमला, पठानकोट हमला, उड़ी हमला और ये पुलवामा हमला, ऐसे बड़े हमले वो जैश ए मोहम्मद कर चुका है, जिसका सरगना है मौलाना मसूद अजहर। अभी रही बात पुलवामा हमले की, तो पुलवामा हमले के इर्द गिर्द का क्या घटनाक्रम है कि 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया कि बुरहान वानी वहां का लोकल मिलिटेंट था, तो उस वो पोस्टर बॉय था, लोग उसको ज्यादा भड़काव में आते थे, और जो जितने भी टेररिस्ट बनते थे वो और ऑर्गेनाइजेशनों की बजाय हिजबुल मुजाहिदीन में ज्यादा बनते थे। लेकिन 2016 में उसको 19 आर ने ठोक दिया। तो उसके मरने के बाद में जैश ए मोहम्मद ने और मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद को वापिस से खड़ा करने की कोशिश की। तो उसने पहले 2016 या 17 में फंडिंग की, कुछ टेररिस्ट बने, फिर 17 में उसने अपने भांजे और भतीजे को, जो लगभग जो डिफेंस पर्सन उनको पता है कि उनको भेजा जैश का टॉप कमांडर बना करके, लेकिन वो 2017 में मारे गए। 2018 में उसने जो कंधार हाईजैकर मुख्य जो उसका साजिश करता था, जो उसका बड़ा भाई था मौलाना इब्राहिम अत्थर, उसका एक बड़ा लड़का है जिसका नाम था उस्मान हैदर, जनवरी 2018 में उसको जैश का कमांडर बना करके कश्मीर में भेजा उसने, मसूद अजहर ने। और अप्रैल 2018 में जो ये हमला करने में कामयाब हुए, जिस आतंकी का मैं भी नाम लेने वाला हूँ, उसका वो उसी का छोटा भाई था, इब्राहिम अत्तर का ही बेटा था, उमर फारूक, जिसका कोड नेम था इद्रिस भाई। उसके साथ में मोहम्मद इस्माइल, कामरान और कारी यासिर, ये 4 टेररिस्ट अप्रैल 2018 में कश्मीर में आए और अपने साथ में 25 से 30 केजी आरडीएक्स जो अपनी पीठ पे हथियारों के साथ वो लाद के लेके आए थे, जो आरडीएक्स उन्होंने अटैक में इस्तेमाल किया। वो आते हैं, उनको वहाँ के लोकल जो 2 टेररिस्ट हैं वो मिलते हैं और वो उनको अपने ओजीडब्ल्यू से मिलाते हैं। तो ओजीडब्ल्यू कौन थे? अप्रैल 2018 में ये जो आदिल अहमद डार, जो काकापुरा का रहने वाला था, जिसने ये फिदाइन हमला किया, वो और एक समीर डार, ये 2 ओजीडब्ल्यू थे उस समय। उन मिलिटेंटों ने उनको पाकिस्तानी मिलिटेंटों से मिलवाया, उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया और वो उसी समय अप्रैल 2018 में आतंकी बने। फिर उनको फिदाइन की ट्रेनिंग दी गई। और अब इसके साथ साथ में क्या हो रहा था कि अक्टूबर में जो उसका बड़ा भाई था उस्मान हैदर, जो जनवरी में 2018 में आया था, उसको त्राल में फौज ने ठोक दिया। और उसके ठुकते ही मसूद अजहर को ये पता लग गया कि अगर ये हमला अभी नहीं कर पाए तो ये जो बाकी जो हैं 4-5, इनको भी फौज ठोक देगी। और जो उस घटना के इर्द गिर्द वो चीज चाहते थे वो उस समय हो चुकी थी। क्या क्या चाहते थे? वो वहां पे एक्सप्लोजिव चाहते थे, एक्सप्लोजिव वहां वो पहुंचा चुके थे। वो उस एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए आईडी एक्सपर्ट चाहते थे, जो उन्होंने उमर फारूक और उसके साथ जो कामरान वगैरह जो मिलिटेंट थे उनके रूप में भेज दिए थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी इस हमले में कि वो वहां का एक लोकल लड़का चाहते थे जो अपने आप को ब्लास्ट कर सके। क्यों? क्योंकि उनको इंटरनेशनल मीडिया में ये दिखाना था कि जो फौज के ऊपर हमले जो है वो पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकी संगठन नहीं कर रहे, उन्हीं के लोकल लोग जो है कश्मीरी वो कर रहे हैं। और इसके लिए उनको जो आदिल अहमद डार है वो मिल गया। अब तीनों चीजें उनकी कंप्लीट थी, तो इसलिए उनको पता था कि अगर ये नहीं कर पाए तो अभी इनको फौज ठोक देगी 2-4 महीने में। तो उन्होंने प्लानिंग की और इसकी मदद के लिए मसूद अजहर ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकी, अपना पूरा खानदान उसने लगा दिया इस पे। कि उनका एक तुर्क का इक्का और था, जिसका मैं भी नाम लेने वाला हूँ, पहले भी मैंने लिया, अब्दुल रशीद गाजी, जो जैश का टॉप कमांडर था। वो गाजी और ये उमर फारूक जिसने हमला किया, ये दोनों जो है ये 2016 में अफगानिस्तान में ट्रेंड हुए हैं, नेटो सेनाओं से लड़े हैं। 2017 में ये बालाकोट आते हैं, ध्यान से सुनना, ये बालाकोट आते हैं जो जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था। वहां पे ये फिदाइन की ट्रेनिंग जो इन्होंने ली थी अफगानिस्तान में, वो सैकड़ों लड़ाकों को ये ट्रेनिंग देते हैं। मतलब अपने जैसा ही फिदाइनी सैकड़ों लोगों को तैयार करते हैं। 18 में अलग अलग समय पर कश्मीर में आते हैं और इस हमले के लिए गाजी को दिसंबर 8 या 9 के इर्द गिर्द, उस समय इसका मैसेज भी आया था कि गाजी जब कश्मीर में आए इस हमले के लिए, तो उसका एक ऑडियो जो है वो जारी किया गया था जैश ए मोहम्मद के द्वारा, जिसमें वो बोलता है कि मोदी तेरी मौत आई
जैस आई जैस आई, ये इसने स्लोगन डाला था। यानी ये जब गाजी हो वो कश्मीर में आए हुए भी आयो दौरान। ये उस टाइम पे, तो दिसंबर में प्लानिंग करते हैं। जनवरी में जो आदिल डार जो मैंने आपको बताया जिसने ये फिदाइन किया, अपने आप को ब्लास्ट किया, उसका एक दोस्त था काकापुरा का ही, साकिर बशीर मगरे, जो अभी अरेस्ट है, जिसके बयानों से एनआईए ने जो है वो अपनी चार्जशीट पुटअप की है। ठीक है। वो जो लड़का है वो उसका ओजेडब्ल्यू बनाता है उसको। तो अब वो क्या था कि काकापुरा से वो जहाँ लेथपुरा जहाँ पे उन्होंने हमला किया वहां वो पड़े थे, वहां घूमते थे, उनको सब पता था। और जो साकिर बशीर मागरे जो आदिल का दोस्त था, उसकी हमले वाली जगह से 500 मीटर पीछे एक लकड़ी की फर्नीचर की दुकान थी जहां वो आते जाते थे। तो उनको सारे रास्ते पता था, सारे फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट पता था, उनकी सारी ड्रिल पता था। यानी जो रूट मैप हो वो पूरा सब तैयार हो, बन के सब नजर पूरा बिल्कुल। तैयार हो। अब मैं शॉर्ट में इसको बताऊं कि उन्होंने तैयारी की। जनवरी में उनके पास हवाला से पैसे आए, एक गाड़ी साकिर बशीर मागरे के घर काकापुरा में ही इको जो है वो लाई गई। 5 फरवरी को उसके उन्होंने जो एक लड़की थी इंसा जान, जो जेस की ओजीडब्ल्यू थी, उसके घर में आदिल की उन्होंने वीडियो बनाई जो हमले के बाद उन्होंने डाली पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से। और उसके बाद वो 5 फरवरी को साकिर बशीर मागरे के घर आते हैं। उस गाड़ी में पीछे की सीट निकाल करके 2 ड्रमों में वो एक्सप्लोजिव डालते हैं, उसको असेंबल करते हैं। और 6 फरवरी को उनका हमले का प्लान था, लेकिन 5 फरवरी को ही रात को वहां पे स्नोफॉल होता है, कश्मीर में बहुत हैवी स्नोफॉल होता है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो वो 5 से 14 तक जब उन्होंने हमला किया, ये साकिर बशीर मागरे के बयान है, मेरे नहीं है, वो वहीं रहते हैं विद गाड़ी उसके घर पे ही। साकिर बशीर मागरे जरूर अपने दुकान पे आता। 14 फरवरी को भी वो आया दुकान पे, तब उसने देखा कि सीआरपीएफ जो है वो उसकी आरोपी लगी है, मतलब रोड ओपनिंग पार्टी जो है रोड को क्लियर कर रही है, तो वो समझ गया कि यहाँ पे कानवाई आने वाली है। तो उसने उनको इन्फॉर्म किया, वो दोनों वहां पे दूर से आ करके वो रेकी करके गए। और जब कानवाई आई 3 सवा 3 बजे के लगभग, तो उस समय ये साकिर बशीर मागरे और आदिल डार, जिसने अपने आप को उड़ाया उस गाड़ी में, तो एक्सप्लोजिव लेके आया था, ये दोनों काकापुरा से आते हैं। पीछे से जो झेलम नदी है उसके ऊपर से 2 ब्रिज है, एक छोटा ब्रिज है जो गलियों से होके आता है, और उसकी अगर आप कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा लेआउट के हिसाब से भी कि वहां पे गलियों से एक ऐसे रास्ते आते हैं, वहां पे जो नेशनल हाईवे है वो मकानों के पैरेलल है, जैसे हमारे घर होते हैं ना रोडों पे, जी। तो घरों के बीच से वो गाड़ी लेके आता है। और साकिर बशीर मागरे जो था ओजीडब्ल्यू, वो 1 किलोमीटर दूर ही उतर जाता है। वो गाड़ी लेके आया, उसको बोलते हैं लाडू मोड़, जहाँ पहले एक अवंतीपुरा के लिए विक्टर फोर्स के लिए रास्ता जाता है, वहां पे वो गाड़ी हाईवे पे लेके आता है। और आगे एक हाइट है, और उस हाइट पे थोड़ा मोड़ है, उस मोड़ में एक साइड करेवा है, जैसे हम देसी भाषा में उसको बोलते हैं टिल्ला, वो बोलते हैं करेवा। ओके। तो उस साइड में गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती, सिर्फ इंडिविजुअल आदमी खड़ा हो सकता है प्रोटेक्शन में। दूसरी साइड स्लोप है, ढलान है, खाई है, वहां पे भी गाड़ियां प्रोटेक्शन की नहीं खड़ी हो सकती, इंडिविजुअल आदमी खड़ा हो सकता है। वहां उसने जब गाड़ियां स्लो हुई हाइट की वजह से, वहां पे 5 नंबर की बस को उसने पेट्रोल टंकी पे वो गाड़ी मार दी और ब्लास्ट कर दिया। और दुर्भाग्य से वो उसमें कामयाब हुए, और उसमें हमारे जो सीआरपीएफ के हैं वो 42 जवान शहीद हुए और दर्जनों की संख्या में घायल हुए। ये उसका घटनाक्रम है जब हमला हुआ, कैसे वो उसमें कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से उसका वीडियो डाला, और उसके तुरंत बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 14 फरवरी को हमले के बाद ये 4 ग्रुप में जो जो आतंकी थे, जो हमला करने वाले थे, उस 4 अलग अलग ग्रुपों में जा करके अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे मारे जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो मैंने आपको बताया जिसकी मुठभेड़ हमारे साथ हुई थी, गाजी और कामरान, 18 फरवरी को मरे। उसके बाद ये जो उमर फारूक है, ये अलग जगह मरा, और जो हंजला जिहादी वो अलग जगह मरा, समीर डार अलग। और लास्ट में जो है लंबू भाई, जिसका कोड था मोहम्मद इस्माइल, जो है वो लास्ट में मरता है। तो ये सारे आतंकी जो है जिन्होंने हमला किया था वो मारे जा चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई थी कि उस हमले के तुरंत बाद इन्होंने, जो ये उमर फारूक है, क्योंकि उस समय हमारे पास एक इंटेलिजेंस इनपुट और आया था जो आप लोगों को जानना चाहिए, कि इसने बालाकोट में मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज जो ट्रैप हुआ इंटेलिजेंसियों के द्वारा। तो बालाकोट में इनका जो हैंडलर था वो था मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई मौलाना अम्मार अलवी। वो बालाकोट से इनको दिशा निर्देश दे रहा था, वहीं से हमला ऑपरेट हुआ था।
वहां बोलता है कि हमने हमला सक्सेसफुली कर दिया है उमर फारूक, और ये थोड़ा सा उत्साहित भी था उस हमले से, और बोलता है कि हमें गाड़ी भी हमने अरेंज कर ली है। और दूसरा समीर डार जो एक मिलिटेंट और था जिसको इन्होंने फिदायीनी तैयार किया था, बाद में वो मारा गया, हमारे पास हमलावर भी है, वहां से आप सपोर्ट और एक्सप्लोजिव भेजो। ये मैसेज वो करता है। वहां से वो बोलता है कि जो एनआईए की चार्जशीट में बताया गया है कि वो उसका मैसेज आता है कि भाई अब बॉर्डर पे सिचुएशन टाइट है, तो कुछ दिन वेट करो। उसी कुछ दिन वेट में ये जो है मार्च में 29 मार्च को उमर फारूक जो है उसको ठोक दिया जाता है। और उस समय जो गाड़ी थी, उस वो जो हमारे पास इनपुट आई थी कि इन्होंने एक गाड़ी और ली है, वो थी स्कॉर्पियो। और हमारी जितनी भी एजेंसियां थी वो सब हर एक चीज को मतलब चप्पे चप्पे पे नजर थी कि कहीं दूसरा हमला ना हो जाए। तो ये उसके इर्द गिर्द घटनाक्रम हुआ था। उसके तुरंत बाद इसी वजह से, क्योंकि वो अफगानिस्तान से आए 2017 में, उन्होंने बालाकोट में ट्रेनिंग दी, मतलब सैकड़ों जो है फिदायनी और तैयार किए, अमनेशन और लॉन्च पैड वहीं से वो आए, फिर उन्होंने वही मैसेज किए कि और एक्सप्लोजिव भेजो। ये सारी जो कड़ियां हैं वो बालाकोट से जुड़ रही थी, इसलिए उस दौर में सभी को, आप मेरे जैसे को ना बता करके, इन एजेंसियों ने, जो इनके पीछे जो इंडिया के जेम्स बॉन्ड बोले जाते हैं, अजीत डोभाल सर, जी। उन्होंने इस ऑपरेशन को जो एयर स्ट्राइक 26 फरवरी को जो की गई थी बालाकोट में, उसको अंजाम दिया। और उसका फायदा ये हुआ कि वहां से ना तो कोई कमांडर वापिस आज तक आया है, और ना ही एक्सप्लोजिव आया, ना ही कोई 2019 के बाद आज तक कोई बड़ा हमला हुआ है। ये उसकी सक्सेस की निशानी है। और पाकिस्तानी आतंकी जो अम्मार अलवी था, उसने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है बाद में कि मैं उस बालाकोट हमले में बाल बाल बचा था। ये उस बालाकोट का सच है, जो उसके बाद उसके हमले से जोड़ करके ये कार्रवाई जो की गई थी। और हमारे लिए सबसे बड़ी उस दिन ये थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। जिस दिन वो एयर स्ट्राइक हुई, उस दिन सुबह सुबह हम कुलपुरा गांव में कैसो लगा के बैठे थे। तो उस कैसो में वो एयरफोर्स की मूवमेंट थी, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। जब लाइन में जब हम उसको क्लोज करके आए, तो फोन आए एयरफोर्स से। हर एक आदमी का, हर एजेंसी का पर्सनल जी। अटैचमेंट होता है, तो हमारा इतना नुकसान हुआ था। उन्होंने सोचा कि मायूस होंगे, हम इनको वो करते हैं, मतलब इन्फो करते हैं। तो हमारे जो सिटिंग कंपनी कमांडर साहब थे, एडजुटेंट साहब, उनके पास कॉल आया कि एयरफोर्स के जो विंग कमांडर साहब, उनका कॉल आया कि आप टेंशन मत लो, हमने आप लोगों का बदला जो है, आपका जो नुकसान हुआ उसका हमने बदला ले लिया है। लेकिन कंपनी कमांडर साहब ने ये बोला कि यार मुझे नहीं, आप पहले उन लड़कों से भी एक बार थोड़ा सा बात करो जो मेरी सिक्योरिटी के हैं। तो उन्होंने कॉल हमें ट्रांसफ़र किया, उन्होंने बोला कि यार टेंशन नहीं लेना। तो मैं ये बोलूँगा कि 12 दिन में हम मजबूत थे, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा दुख हुआ मेरे साथी, क्योंकि पत्थर रखना पड़ता है ऐसी जी। सिचुएशन पे। लेकिन उस दिन हम थोड़ा सा भावुक हुए थे सभी कि हमारे साथी जो शहीद हुए हैं उनका बदला जो है हमारे ही जो एयरफोर्स के भाई है उन्होंने ले लिया। जी हाँ, सलाम है एक हिंदुस्तान के फौजियान बनकर जज्बन है, बन की हिम्मत ने जो है कि विपरीत परिस्थितियाँ में भी कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। और मैं सर से भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी जानकारी जो कि अब तक शायद लोगों को नहीं पता हुई पुलवामा अटैक के बारे में बापानदीबी के साथ ही ज़मीनी तौर पर कई सवाल ही जो जनता का मन में ही जनता का सवाल ही की बातचीत अब अगली वीडियो में करांगा। अपनी खबर के साथ बने रहना है। मिला अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।